बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है। पटना के गांधी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रिकॉर्ड 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम नीतीश के बाद दूसरे नंबर पर सम्राट चौधरी, जबकि तीसरे नंबर पर विजय सिन्हा को शपथ दिलाई गई। उसके बाद संयुक्त रूप से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल समेत अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। आज विकसित बिहार बनाने का संकल्प लेके साथ हमारे जी का हम अभिवादन करते हैं। माननीय मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार ने शपथ ग्रहण ले लिया है। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री नीतीश और तमाम मंत्रियों को शपथ दिलाई। राज्यपाल ने नीतीश कैबिनेट के 6 मंत्रियों को एक साथ शपथ दिलवाई। सबसे पहले नीतीश के करीबी विजय कुमार चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली। दूसरी बार लेसी सिंह, मदन सैनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार ने राज्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो वहीं तीसरी बार में राज्यमंत्री के तौर पर जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद ने शपथ ली। तो चौथी बार में लखिंद्र कुमार रोशन, श्रेष्ठ सिंह, प्रमोद कुमार, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश ने बिहार कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शपथ ली। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं लखिंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या विश्वास, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जब आता है आना है डिबेट में तो ऐसे नहीं आके क्या करा बैठने से हम बना के सब करते हैं। मोदी जो जुमला बाजी है, हां सबके हेडिंग दिया रखते हैं। चलिए, सरकार का गठन हो चुका है एक बार फिर से नीतीश सरकार, और अगर ये 5 साल का कार्यकाल सही तरीके से चल गया तो नीतीश कुमार भारतीय इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे कि सबसे लंबा कार्यकाल इनका था पवन सिंह चामलिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो, और सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी एक बिहारी के नाम होगा। ये हर बिहारी के लिए गौरव की बात है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए 3 खास मेहमान हैं। परिचय करवा देते हैं। धर्मेंद्र तिवारी जी हैं जो जेडीयू की तरफ से अपनी बातों को रखेंगे। सुनील जी हैं कांग्रेस की तरफ से बातों को रखेंगे, और जनसुराज पार्टी की तरफ से सोनाली आनंद जी हैं जो पटना से जुड़ रही हैं। स्वागत आप तीनों का। और सबसे पहले धर्मेंद्र तिवारी जी, अभिनंदन, सरकार बन गई, मिठाई बाकी रह गई, मिठाई आपको खिलाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि अब तो नीतीश से सरकार बिहार में चलेगी अगले 5 सालों तक, और बहुत समन्वय भी रखा गया, जातियों का कॉम्बिनेशन इस सरकार में दिखी। अगले 5 सालों तक का जो रूपरेखा है वो सरकार की होगी। लेकिन आप देख रहे होंगे, हम अपनी इस चर्चा में टॉप में हम लगा रखे हैं नीतीश सरकार, उम्मीदें हजार। इस बार उम्मीद भी बहुत है नीतीश सरकार से, पूरी होगी? जी, जो उम्मीद है लोगों को रोजगार देना, रोजगार का सृजन करना जी, ताकि लोग बाहर नहीं जा सके, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, तो ये कार्य तो करना पड़ेगा क्योंकि वादा जो जनता से किया गया है, और सभी मिल करके इस कार्य को करेंगे और उन्नत बिहार बनाएंगे। इसी आशा के साथ इस बार सरकार बनी है। लोगों ने मतदान किया है, भय के माहौल को त्याग करके, जिस तरह से जात पात को किनारे करके लोगों ने सहयोग किया और अपना संकल्प दोहराया, तो इस संकल्प को पार्टी भी, राज्य सरकार भी पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। यानी पूरी होगी, ये एकदम आश्वासन है, भरोसा है? जी 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 जी, ये जुमलेबाजी नहीं है और कोई गलत बयानबाजी नहीं है। सुनील जी जुड़े हुए। सुनील जी, आप लोग तो अब करारी शिकस्त में हैं, 6 विधायक आपके बने हैं, जो पहले था वो भी नंबर्स घट गए।
अब विपक्ष की भूमिका में रहिएगा। नीतीश सरकार ने जो वादा किया 2 लाख रुपए, 1 करोड़ नौकरी, रोजगार, वो पूरा करवाइएगा विपक्ष में रह के? दीपक जी, सर्वप्रथम तो नीतीश कुमार जी 10वीं बार बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और कितने दिन मुख्यमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी बने रहने देते हैं उसका भी हम लोग इंतजार करेंगे। मतलब आज ही के दिन आपको ये भी बोल देना है? इंतजार करेंगे हम लोग। और विपक्ष के रूप में भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में सदन में हमारी संख्या कम है, उससे मेरे को मतलब नहीं है। हम सड़क पर संघर्ष करेंगे। अगर मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी, एनडीए आज तक इस देश में किए हुए एक भी वादा अगर पूरा करने का काम किया है आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने और अमित शाह जी ने, तो उसको हमारे साथी बताने का काम करेंगे। युवाओं को रोजगार देना, 2016 से सारी वैकेंसियां भारत में मोदी जी ने बंद कर दिया है। किसानों का आय दुगना करना फेल, काला धन वापस लाना फेल, देश की सुरक्षा करने में जो मोदी जी और अमित शाह जी कहते थे कि एक आतंकवादी देश के अंदर पर चिड़िया पर नहीं मारेगी, वो आतंकवादी घुसकर दिल्ली में ब्लास्ट करता है और आज देश को दहलाने का काम करता है, वो भी फेल। आपका महंगाई की जो बात कहा था आपने, सारा देश सुना है महंगाई का, कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने 2014 में देशवासियों से वादा किया था कि सिलेंडर जो कांग्रेस पार्टी 450 देती है उसको मैं 300 कर दूंगा, जो डीजल पेट्रोल मिल रहा है 65 रुपए उसको 35 रुपए कर दूंगा। आज महंगाई चरम सीमा पर है, वो भी फेल। मां गंगा की सफाई फेल। रुपयों की मजबूत करने की मोदी जी ने बात किया करते थे, बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे रुपया है, मोदी जी यहां भी फेल। एनडीए की सभी सांसदों को मोदी जी ने कहा था कि एक गांव आपको स्मार्ट गांव बनाना पड़ेगा, अगर कोई गांव स्मार्ट है तो उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथी बताने का काम करे, वह भी फेल। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 22 करोड़ रोजगार कहां मोदी जी ने दिया, वह भी फेल। आप मोदी जी ने क्या कहा था बिहार की जनता को, बिहार वासियों ने ठगा महसूस कर रहे हैं, फिर भी न जाने कैसे वहां पर इतनी बड़ी मतदान हुआ है कि मोदी जी ने कहा था 2014 में मोतिहारी में कि मैं इस मोतिहारी चीनी मिल जो बंद है, मैं दूसरी बार आऊंगा तो यही का चीनी से चाय पीऊंगा। आज वो चीनी मिल जस का तस बंद पड़ा हुआ है। मोदी जी ने आरा के मैदान से कहा था कि इस राज्य को 1,25,000 करोड़ देने का काम करूंगा, आज तक उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य का मोदी जी ने कहा था दर्जा दूंगा, आज तक नहीं दिया। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा था बनाने के लिए, नहीं बनाया। उन्हें विक्रमशिला विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का काम मोदी जी ने कहा था, वो आज तक नहीं बना। अब मोदी जी ने कहा था कि हम मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट बनाएंगे, वो आज तक नहीं बना। और बिहार की धरती 20 वर्ष से नीतीश कुमार का सरकार का हुआ और एनडीए का डबल इंजन की सरकार में उस राज्य में एक भी उद्योग मोदी सरकार और नीतीश कुमार ने लगाने का काम नहीं किया। और दीपक जी बहुत स्पष्ट है कि 20 वर्ष तक उस राज्य में नीतीश कुमार जी 400 रुपया पेंशन, वृद्धा और विधवा पेंशन दिया करते थे, और जब हार सामने दिखने लगा तो 20 वर्ष में अगर बताइए 10 रुपया भी बढ़ाने का काम किया, तो चुनाव के पूर्व उन्होंने 1100 रुपया बढ़ाने का काम किया। आपको चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और उस बीच में बिहार के महिलाओं को 10,000 रुपया अकाउंट्स में देने का काम किया। लोकतंत्र को एनडीए और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी और मोदी जी ने लोकतंत्र को धराशायी करने का काम किया बिहार की धरती पर, वोट चोरी का काम करने का काम किया बिहार की धरती पर। और आप 1 करोड़ रोजगार की बात कहे हैं तो 1 करोड़ रोजगार आपको देना पड़ेगा, अन्यथा विपक्ष तैयार है सदन से सड़क तक संघर्ष करने के लिए, और जोरदार तरीके से संघर्ष होगा और कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। और मैं फिर दोबारा बात करता हूं कि सार्वजनिक मंच से अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी ने कहा था कि नौकरी के लिए 15 लाख रुपए की जो हमने बात कही थी वह जुमलेबाजी थी, चुनाव जीतने के लिए कहा था, और जितने भी वादे किए हैं वो चुनाव जीतने के लिए कहे हैं, यह भी जुमलाबाजी ही साबित होगा, ताकि नीतीश कुमार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी का काम ही जुमलेबाजी करना। एक कभी भी बात आपको बताइए दीपक जी, हमारे साथी बैठे हुए, एक बार भी 12 वर्षों के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी ने बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के विकास पर, बिहार वासियों के प्लान पर, बिहार के नौकरी रोजगार देने के रोड मैप पर, किसानों का आय को बढ़ाने पर, किसानों का कर्ज को माफ करने पर, एक भी बिहार के विकास पर एक बार भी मोदी जी और अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके 12 वर्षों में कभी चर्चा किया, कभी रोड मैप बनाने का काम किया, स्क्रीन पर दिखाने का काम करे और हमारे साथी बताने का काम करे। तो इनकी सारा जुमलाबाजी है, ये धर्म के नाम पर ये बात क्या करते हैं,
खुद गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात करते हैं। आपने वहां पर एसआईआर कराया और एक भी एसआईआर के माध्यम से बांग्लादेशी रोहिंग्या निकालने का काम आपने नहीं किया। तो आप सब तरह से झूठ बोलकर बड़गलाने का काम करते हैं। फिर भी बिहार के महान वोट मतदान कर्मियों ने मतदान करके उनको मौका दिया, उनको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, जनसुराज से हमारे साथ सोनाली आनंद जी पटना से जुड़ रही हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। सोनाली जी, आवाज पहुंच रही है आपके पास? सोनाली जी, आवाज पहुंच रही है आपके पास? चलिए, टेक्निकली दिक्कत है, लेकिन धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, देखिए नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री हो गए और माहौल जो है, सोनाली जी आवाज पहुंच रही है आपके पास? अच्छा सोनाली जी, आज तो देखिए बिहार गांधी मैदान जो है पूरा, आज बिहार ऐतिहासिक दिन रहा है बिहार के लिए। पूरा गांधी मैदान, आप मेरे ख्याल से पटना में मौजूद हैं और गांधी मैदान ऐतिहासिक गवाह रहा है। आज जो प्रचंड जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ, दूसरी तरफ आपके जो लीडर हैं वो भितिहरबा पहुंचे हुए हैं, मौन धारण क्यों? आज तो कुछ बोलना चाहिए था, आप ही लोग कुछ बोल लीजिए, तब सब कुछ ठीक है, नीतीश सरकार है इस बार। आपके जो भी सवाल हैं या फिर जो भी मीडिया के माध्यम से हमसे सवाल पूछे गए जनसुराज में, हमने सारे सवालों के जवाब दिए हैं और बखूबी जवाब दिए हैं। और जो भी हो रहा है ये डेफिनेटली समय के अनुसार टाइम बाउंड ये प्रक्रिया थी, इसे होना ही था। और आज जो हो रहा है, बिहार को एक मुख्यमंत्री मिल रहे हैं और मैं यही कहूंगी कि इस 20 साल में बहुत कुछ बदला, बहुत चीजें बदली, छोटी समस्याएं गंभीर हो गई, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर होने से खराब हो गई, बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिले। बस एक चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला कभी भी कि हमारे सीएम कभी बदलते नजर आए, जो कि आज भी नीतीश कुमार ही है हमारे सीएम। तो हमने अपनी भूमिका इस चुनाव में निभाई और हमने बहुत कोशिश की कि बिहार को एक नई दिशा दी जाए राजनीति में, जिसमें बहुत हद तक हम सक्सेसफुल भी रहे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार में अब अगर आप पिछड़ा कास्ट धर्म की राजनीति छोड़कर अब कुछ लोग इस बात के डिस्कोर्स में आए हैं कि लोग शिक्षा पे कम से कम बात कर रहे हैं। भले वो कितना डिलीवर कर पाए ये तो सब 5 साल के बाद हमें समझ में आएगा, लेकिन हम इसमें अपनी जीत मानते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से, जो भी उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है उसे वो निभाने में सक्सेसफुल रह पाएंगे। और हम उन्हें शुभकामना देते हैं और उनसे कुछ उम्मीदें भी लगा के उनका साथ देते हैं। नहीं तो अगले 5 साल जो है सोनाली जी सड़कों पे दिखेंगे, क्योंकि प्रशांत जी कह रहे थे कि हम तो सदन में मेरी संख्या नहीं है इसलिए सदन के जरिए तो नहीं, लेकिन सड़कों के जरिए हम जरूर जो है सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश करेंगे। ये शुरुआत माना जाए, आगाज माना जाए बिहार में। हमारी सीट्स नहीं है तो हम सदन में तो डेफिनेटली आप हमें कैसे देखेंगे, बिल्कुल नहीं देख। लेकिन हमने जो राजनीति जहां से शुरू की थी, जो 3 साल हमने लोगों के बीच राजनीति की, उनके मुद्दों पे बात की, सड़क पर राजनीति की, हम वही काम फिर से करेंगे और शायद जोरों शोर से करेंगे। कि हमें लगता है कि जहां भी हमारी कमी रहेगी ये पीछे मुड़ के देखने का समय है और एनालाइज करने का समय है। हमारी बातें तो लोगों को समझ में आई, लेकिन पर लोगों को हम अपने वोट में देने के लिए कन्विंस नहीं कर पाए। तो अगला चरण हमारा यही होगा कि बिहार का एक भी व्यक्ति या फिर इस बात से तो नहीं मुकर सकता कि प्रशांत किशोर जी ने मुद्दे सही नहीं उठाए, उन्होंने बात सही नहीं की, उन्होंने प्रश्न सही नहीं किए और जिस ढंग से हमने मुद्दों को हाईलाइट किया ये गलत था, ये कोई भी नहीं कह सकता। कमी हमारी यही रही कि हमने लोगों को जोड़ा लेकिन उनके समर्थन को हम वोट में तब्दील नहीं कर पाए। तो अगला चरण हमारा इसी पे होगा कि हम जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक एक हम बाहर से प्रश्न तो कर सकते हैं, बट एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है वो हमें नहीं मिला है, एक विपक्ष की जो पोजीशन होती है वो हमें नहीं मिला है। तो हमारी प्रक्रिया यही रहेगी कि हम बाहर से एटलीस्ट सरकार से सवाल पूछे, जनता के तौर पर सरकार पूछे, उनके वोटर के तौर पर उनसे सवाल पूछे और उन्हें उनके हर वादों को याद दिलाए जो उन्होंने अपने क्षेत्र में किया है। और पिछले ऐसे कई वादे हैं, क्योंकि सरकार जब भी काम करती है विपक्ष की भूमिका यही होती है कि उन्हें याद दिलाया जाए, उनसे प्रश्न किया जाए और जहां उनसे चूक रही उन्हें आईना दिखाने का काम किया जाए। तो हम जैसे मैंने कहा कि हम सदन से बाहर तो जरूर हैं, पर हम अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे और साथ में हम अपने संगठन को और मजबूत करेंगे, साथ में लोगों के बीच पहुंचेंगे। चलिए ठीक है, आप जुड़े रहिए, हम चर्चा और भी करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश सरकार उम्मीदें हजार, लेकिन एक पूरे चुनाव में एक महत्वपूर्ण चीज रही गमछा।
गमछा बिहार की पहचान है और इससे अब तक एक नया ब्रांड एम्बेसडर भी मिल गया। नीतीश कैबिनेट की शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने गमछा हिलाकर जनता का अभिवादन किया। समारोह खत्म होते ही पीएम ने देसी स्टाइल दिखाया और करीब 30 सेकंड तक अपना गमछा लहराते नजर आए। जनता को उनका यह अंदाज काफी पसंद आया और पूरे मैदान में गमछे लहराते लोग नजर आए। बता दें कि पीएम मोदी ने कोयमंचूर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब यहाँ के किसान हवा में अपना गमछा लहरा रहे थे तो मुझे लगा कि जैसे बिहार की हवा यहाँ पहुंच गई हो। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, देखिए सोनाली जी हमारे साथ जुड़ी हुई पटना से जनसुराज की प्रवक्ता हैं, वो तमाम चीज़ों को कह रहे हैं, लेकिन आप भी मानते हैं क्योंकि आप लोग भी मुद्दों पर राजनीति करते हैं और मुद्दों पर ही राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति पर, इसलिए आज 10वीं बार नीतीश कुमार सीएम हैं, इसको भी कोई खारिज नहीं कर सकता। लेकिन आप इस चीज़ का श्रेय प्रशांत किशोर जी को, जनसुराज पार्टी को देंगे कि भाई उन्होंने पूरे चुनाव ईमानदारी से मुद्दों पर लड़ा, हालांकि सीटें नहीं आई, राजनीति में होते रहती है तमाम चीज़ें, लेकिन मुख्य अपोजिशन की भूमिका में वो रहे। देखिए, मतदाताओं को जगाने का कार्य, लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य का भान जनसुराज नहीं कराया। और हमारे विपक्ष की जो बात हम करते हैं, विपक्ष की जो पार्टियां थी पूर्व में, उन्होंने, उनके पास मुद्दे ही नहीं थे कि वो कौन सा मुद्दा उठाएंगे। मुद्दा का रियल भाव सबके हाथों में जनसुराज नहीं दिया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही जो विकास किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिस तरीके से विकास किया, जनता ने देखा और महिलाओं ने देखा, युवाओं ने देखा। हम बात बड़ी बड़ी करें, लेकिन हमारे जो विपक्ष की पार्टियां वहां पर है, वो अपने कार्यालय से मुद्दों को उठा रही थी, रोड पर नहीं आ रही थे। रोड पर आने से, जनता को सहभागी बनाने से फिर वो मुद्दे सरकार तक पहुंचती। लेकिन सरकार ने जो कार्य किए हैं, इतनी बदहाल स्थिति में थी, 20 वर्ष में उसको शेप में लाया है माननीय मुख्यमंत्री ने। इसलिए इस बार वहाँ की जनता ने उनको दोबारा 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने महिलाओं की परवाह की, शराबबंदी की। शराबबंदी होने से राजस्व का इतना नुकसान हुआ, फिर भी उन्होंने महिलाओं के लिए ये कार्य किया, महिला सशक्तिकरण के लिए अलग अलग कार्य किया। आज जो महिलाओं को उत्साहित करने के लिए आज विपक्ष कह रहा है कि 400 से अचानक 1100 रुपया दे दिए, 10,000 रुपये उनके खाते में दिए, तो महिलाओं को दिए और देंगे, देने की भान है। ये नहीं उन्होंने कहा कि हम 2-2.5 करोड़ नौकरी देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रत्येक घर के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। इस तरह की जो जुमलेबाजी कर रहा था विपक्ष, उसको उन्होंने, जनता ने पहचाना और उनको जवाब दिया कि वो कम ही सीट पर सिमट गए। विपक्ष यदि मजबूत होगा तो सरकार भी कार्य करेगी। हम चाहेंगे कि आप हमारे कमियों को बताएं ताकि हम अधिक से अधिक कार्य करें। जो सोनाली जी भी बता रही थी, जिस तरीके से कि हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विपक्ष में नहीं हैं, लेकिन हम मुद्दों को जरूर उठाएंगे, जनता तक इन बातों को पहुंचाएंगे ताकि सरकार संज्ञान ले। तो मैं यही कहूंगा विपक्ष से, जो आज परेशान है, हमारे भाई बता रहे थे कि सारी बातें जुमलाबाजी है, तो कम से कम इनको, इन मुद्दों को ढंग से उठाना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दो ही होते हैं। यदि आप विपक्ष में बैठे हैं तो सरकार का विरोध करना चाहिए, नीतियों का विरोध करना चाहिए जो जनहित में नहीं है। लेकिन सरकार को तभी कार्य करेगी जो सरकार ने का कार्य देखा है जनता ने, बिहार की जनता ने, उस कार्य पर ही वोट मिला है। और नीतीश जी के चेहरे पर ही 5 पार्टियां मिलकर के और मतदाता के बीच में गई और मतदाता ने भरपूर मतदान का प्रयोग करते हुए आज विजय दिलाई है, जिसके तहत आज हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ 10वीं बार लिए।
चलिए ठीक है सुनील जी, देखिए शपथ ग्रहण हो गया, अब आप लोग आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव जब से हार हुई है कभी भी मीडिया के सामने नहीं आए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, अभी तक वो खामोश हैं, तो रूपरेखा क्या होगी, कैसे लोगों को पता चलेगा? दीपक जी, बहुत स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग विश्वास करते हैं, आप और हम सब विश्वास करते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सदन से सड़क तक, इन्होंने अभी कहा कि हमने वादा नहीं किया, इन्होंने वादा किया संकल्प पत्र में कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। बिल्कुल आप विकास की बात करते हैं दीपक जी, आप वहां पढ़ गए, आप स्पष्ट बताइएगा तटस्थ होकर कि बिहार में ग्रेजुएशन करने में 6 वर्ष लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है, 3 वर्ष का ग्रेजुएशन करने में नीतीश कुमार की सरकार में 6 वर्ष लगता है। आप बात करते हैं रोजगार की, जब 20 वर्षों में आपने वहां रोजगार नहीं दिया, 20 लाख बिहारी पलायन करते हैं। बिहार की धरती पर नीतीश कुमार के कार्यकाल में 72 लाख युवा ग्रेजुएशन करके, MBA करके, इंजीनियरिंग करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये डाटा है। आप बोलते हैं रोजगार की बात में, आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार दिया नीतीश कुमार तब आया है। आप यह बताइए दीपक जी कि आप जिस चीज की अमित शाह जी ने संकल्प पत्र में क्या कहा है कि मैं हर ब्लॉक में एक उद्योग लगाऊंगा, जो 20 वर्ष में एक उद्योग नहीं लगा। बिल्कुल बिहार की धरती पर एक भी उद्योग लगाया है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नीतीश कुमार जी ने, तो उस उद्योग का नाम बताने का काम करें। तमाम बातें तो अब खारिज हो गई ना सर, अब तो सरकार बन गई। मैं उसी पर आ रहा हूं दीपक जी, क्या हमारा आंकड़ा अगर गलत है, आप इसको स्पष्ट करेंगे, जदयू के साथ ही स्पष्ट करेंगे, ठीक है, कि स्पष्ट करेंगे कि चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया था रजिस्टर्ड मतदाताओं का 7 करोड़ 42 लाख। ठीक है सर, 7 करोड़ 42 लाख। पहला चरण 6/11/2025 को 3 करोड़ 75 लाख 13,302 मतदान होता है। दूसरा चरण 11/11/25 को 3 करोड़ 70 लाख 13,556 मतदान होता है। तो 7 करोड़ 42 लाख में इसको जोड़िएगा तो 7 करोड़ 45 लाख 26,858 वोट होता है, तो 3 लाख वोट बढ़ जाता। उसके बाद 11 तारीख को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता है कि बिहार की धरती पर मतदान हुआ है 66.67% हुआ है। तो आप मतदान जो हुआ है वो भी तो लगभग 5 करोड़ के आसपास मतदान हो रहा है, तो ये मतदान हुआ कहां से, कैसे हुआ? यही तो स्पष्ट हो गया कि कितना बड़ा लोकतंत्र की हत्या चुनाव आयोग और मोदी जी ने मिलकर बिहार की धरती पर करने का काम किया है। तो हम यहीं से आंदोलन करने का शुरू करेंगे। आप विकास की बात करते हैं, हम तो बताया कि विकास का नाम बताइए, उद्योग का नाम बताइए। अगर एक मेडिकल कॉलेज खोला है कांग्रेस, आपका भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने और हमारे अमित शाह जी ने, नीतीश कुमार जी ने, उस धरती पर उसका नाम बताइए। अगर मैं बताया कि एक भी आपको पता है कि नेशनल एवरेज 1 लाख विद्यार्थी पर आपका 30 कॉलेज का है, और बिहार में 1 लाख विद्यार्थी पर मात्र 7 कॉलेज है पढ़ने के लिए। कॉलेजेस भी बिहार की धरती पर 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने देने का, बिहार के नौजवानों को, बिहार को शिक्षित करने का काम नहीं किया। आप बात करते हैं, आप भाई बात आपने, हम ठीक है इसको स्वीकार करते हैं कि आपने एन केन प्राचीन सत्ता को काबिज करने में सफलता प्राप्त किया है, लेकिन बिहार में विकास की बात आप करेंगे, चले ठीक है, बात यह माना नहीं जाएगा। देखिए सुनील जी, पलायन को रोकना, आप लोगों को तो देखिए सुनील जी, आप लोगों को तो 6 सीटें भी मिली, महागठबंधन को 35 सीटें मिली, फिर भी आप एन पर केन तमाम चीज़ें कर रहे हैं। दिल से स्वीकार कीजिए। देखिए सोनाली जी हैं, उनके नेता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सामने आते हैं। आपके तरफ से अभी तक कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। प्रशांत किशोर जी आते हैं, हार की जिम्मेदारी लेते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि कहीं तो गलती हुई है, उसको हम आगे सुधार करेंगे। दिल बड़ा कीजिए, स्वीकार कीजिए। दीपक जी, आप अपने चैनल पर एक कार्यकर्ता को बैठाए हुए हैं, अगर हमारी पार्टी अनुमति नहीं देता तो मैं आपके चैनल पर नहीं आता। पार्टी अनुमति दिया है दिल बड़ा कर को दिखाने के लिए, मैं तो स्पष्ट किया, दिल कैसे बड़ा कर दूं? अच्छा। दिल तो मेरा बड़ा है ही। कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र का निर्माता है, जो गुलाम भारत को आजाद करने के लिए शहादत दिया है। आपको पता है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश को जब 26 नवंबर 1947 में पहला बजट पेश हुआ था, तो भारत के पास 1 रुपए नहीं थे। उन्होंने अपना निजी संपत्ति बेचकर 195 करोड़ का उन्होंने बजट पेश करने का भारत में काम किया था। तो हम तो लोकतंत्र के साथ हमेशा हैं, हम घबराते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं। आप डराने का काम करिए। आप अभी ईडी सीबीआई कहां गया? अब तो साक्ष के साथ में सात कुशवाहा का हत्या किया अशोक सम्राट, वो कहां है देख लीजिए। आपका
आपका नरकटियागंज में जो अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज है उसको बिहार के बीजेपी का अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने कब्जा कर लिया, उसका राजदार की हत्या करा दिया। जिस जीवेश मिश्रा पर राजस्थान की कोर्ट ने सजा किया है नकली दवाई बनाने में, वो बिहार का मंत्री बना हुआ है। जो 200 करोड़ रुपया का जमीन घोटाला अशोक चौधरी वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो आप दवाई लुटेरा, बिहार को दवा लूटने वाला मंगल पांडे वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। आज सीबीआई कहां गया, आज ईडी कहां गया? आज तो सीबीआईडी नहीं है, लेकिन विपक्ष के लिए सीडी और बीआई है। और दुर्भाग्य है। सुनील जी ठीक है, सोनाली जी से एक रिएक्शन लेते हैं। सोनाली जी देखिए, सुनील जी कांग्रेस के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं, आप इनके आरोपों से सहमत हैं क्या? क्योंकि आप भी अपोजिशन में हैं अब। नहीं देखिए, जो हमने जो बातें कही कि अंतिम समय में जिस ढंग से पैसों का बंटवारा किया गया, जिस ढंग से पैसों को बांटा गया, तो मुद्दा है ये। और हमने तो बहुत ही सीरियसली इस बात को रखा है और इस बात को मीडिया को इस पे इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए, इस बात को उठाना भी चाहिए और सरकार जवाब भी मांगना चाहिए। हम इस बात पे पीछे नहीं हटते। साथ में हमने ये भी कहा कि जिन जिन मंत्रियों पे हमने प्रश्न उठाए थे, और अगर आज भी वो सत्ता का हिस्सा बनते हैं, कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं, तो ये बहुत ही बिहार के लिए गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है कि आपके ये डेमोक्रेसी का साइन नहीं है, ये एक राजतंत्र का साइन है, ये एक डिक्टेटरशिप का साइन है कि अगर किसी भी व्यक्ति पे गंभीर आरोप हैं, प्रमाण है और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा हो रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है, प्रेस सवाल पूछ रही है और जो पार्टी बिहार में काम करी वो सवाल पूछ रही है, फिर भी आप सबको नजरअंदाज करके अगर आप किसी को कैबिनेट में जगह देते हैं तो ये बिहार के भविष्य के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। और आप सत्ता को कैसे लेते हैं ये भी आपको दिखाता है, क्योंकि आपको बस पार्टी में सत्ता में बने रहना है और उसके लिए जनता के हित में क्या कार्य हो, सरकार के हित में क्या कार्य होना चाहिए, वो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमने कहा कि अगर ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है तो हम डेफिनेटली इस प्रश्न उठाएंगे और हम इस पे पीछे नहीं हटेंगे। और अगर शायद हमें लीगल रास्ता अपनाना पड़े तो हम लीगल रास्ता भी अपनाएंगे, क्योंकि आप तो सीधे प्रश्न का जवाब दे ही नहीं रहे हैं। तो अंत में जब एक लीगल प्रक्रिया होगी तो शायद आप पे जोर पड़ेगा, आप इस बात का जवाब देंगे। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि अगर जिन नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और उन्हें वापस हम अगर एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन देते हैं तो उनका मनोबल और बढ़ता है और आप इस पे कैप या फिर इस पे रोक कभी नहीं लगा सकेंगे। बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जाएगी और ये आप सुशासन का मैसेज भी जनता में नहीं दे सकेंगे कि आपने बिहार की जनता के लिए काम किया, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम किया या उस हर व्यक्ति पे कार्य किया जो सत्ता के अगेंस्ट या फिर सिस्टम के अगेंस्ट काम करता है। चलिए ठीक है, धर्मेंद्र जी सहमत हैं आप? देखिए तमाम आरोप सोनाली जी भी लगा रहे हैं और सुनील जी भी। देखिए जो आरोप सोनाली जी लगा रही हैं पूर्व में ही लगाई हैं और उस पर इनके जो मुखिया हैं पीके साहब, उन्होंने बोला कि हम जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको हम कानूनी प्रक्रिया को हम अपनाएंगे, तो उनको अपनाना चाहिए। और यदि व्यक्ति विशेष ने कोई गलती की है, आरोप लगाया है, तो आरोप की सत्यता भी सामने आनी चाहिए। उसके लिए हम सभी पीछे नहीं हैं, उनको आगे आना चाहिए और जनता को बताना चाहिए। यानी बताना चाहिए। लेकिन अब सरकारें आपकी तो बन गई, बीजेपी कोटे से जो हम आंकड़ा देख रहे हैं वो बीजेपी कोटे से ज़्यादा है, जेडीयू से अभी तक 8 हैं। ये नंबर से इतना बड़ा गैप कैसे हो गया? 4 ही तो विधायक कम थे। देखिए विधायक जो हैं अभी और भी मंत्री बनेंगे, ये तो और भी लोगों को जिम्मेवारी दी जाएगी। बनेंगे नहीं, अब कम से कम साल 1.5 साल लग जाएंगे बनाने। नहीं, वो देखेंगे प्रक्रिया को, जो जिस तरीके से कैसे व्यवस्था बनेगी, कैसे चलेगी, जरूरत होगी तो और मंत्री बढ़ेंगे। अच्छा, मतलब अभी अब जेडीयू कोटे से बढ़ेंगे या बीजेपी? नहीं, जेडीयू कोटे से बढ़ेंगे। बीजेपी से 14 हैं अभी। हाँ, तो उनसे भी बढ़ेंगे, 1-2 बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे कोटे से जो है जेडीयू कोटे से अच्छा बढ़ेंगे। एक चीज़ और आपसे हम समझना चाहते हैं, आप लोग परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन देखिए आपके कैबिनेट में सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी के बेटे हैं, नितिन नवीन इनके फादर भी नेता हुआ करते थे। आप देख लीजिए इसमें आप दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद, उनकी पत्नी श्रेयसी सिंह हैं, अशोक चौधरी हैं, मतलब एक लंबी लिस्ट है आपके इस सरकार में। परिपाटी जो है चलते आ रही है, धीरे धीरे परिपाटी को जनता ही खत्म करेगी। क्योंकि आप लोग जनता खत्म क्या कर रही है? तो बढ़ रहा है सर। नहीं, एक खत्म होगा जो ही हमारे मतदाता जागरूक होंगे, समाज में लोग अब धीरे धीरे जाति को भूले हैं, विकास को देखे हैं, तो समझेंगे, समझ करके हमारे नए युवा आएंगे
लोग आएंगे। आज जनता मालिक है और जनता की अदालत में जाएंगे, ऐसे लोगों को चुन करके भेजेंगे जो परिवारवाद से किनारा करते हैं, ठीक है, उनको भेजेंगे। चलिए ठीक है। सुनील जी, आप सहमत हैं? देखिए दीपक जी, बहुत स्पष्ट मैं कर दूं एक बात को कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी इसको बार बार उठाने का काम देश में करती है, उठाने की बार बार बात करती है, लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते हैं दीपक जी। बिल्कुल, इसलिए नहीं रोक सकते कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राहुल गांधी जी को चुनकर वायनाड के जनता और रायबरेली की जनता ने भेजा है। बिल्कुल, अशोक सम्राट को उनके क्षेत्र से लोगों ने चुनकर भेजा है, तेजस्वी यादव को उनके क्षेत्र से लोगों ने चुनकर भेजा है। तो आप इस बात को समझिए कि किसी भी दल के जो लोग हैं, नेता जो हैं, अगर वो खड़ा होते हैं, उस देश उस क्षेत्र के जनता जहां वो काम करते हैं, वो जमीनी पटल पर काम करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, विश्वास करके उनको अपना मताधिकार देने का काम करते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसको परिवारवाद के रूप में नहीं जोड़ा जाए। यह लोकतंत्र में ये चलता है और चलता रहेगा, ये आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, बात क्या है कि आपका परफॉर्मेंस जनता के बीच में, आपका विधानसभा क्षेत्र में, आपका लोकसभा क्षेत्र में, आपका परफॉर्मेंस सदन में, आपका परफॉर्मेंस सदन के बाहर क्या परफॉर्मेंस रहता है, आपका क्या व्यवहार रहता है, आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास के प्रति आपका क्या व्यवहार रखता है, यह सब महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जनता, नौजवान अब जागरूक हुए हैं। अब लोग चाहेंगे, अशिक्षित लोग चाहेंगे या गलत तरीके से जो लोग चाहते हैं, आज भी दीपक जी अगर यह फैक्ट है कि इसको आप मान कर चलिए कि आपको पता है आप 40 दिन तक बिहार की धरती पर चुनाव में आप कंप्लीट मेहनत किए हैं और एक तटस्थ पत्रकार का भूमिका नक्षत्र टीवी ने निर्वाह करने का काम किया है, तो आप देखेंगे कि नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता है जदयू का, उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी पर जो आरोप लगा है 200 करोड़ घोटाले जमीन का जवाब अशोक चौधरी दे, अशोक सम्राट पर जो आरोप लग रहा है अशोक सम्राट उसका जवाब दे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल जी हैं, कैसे मेडिकल कॉलेज कब्जा किए उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। उन्होंने कहा कि डिग्री चोरी करने वाला अशोक सम्राट चौधरी को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा है आज लोकतंत्र के लिए खतरा है कि आप जिस तरह से मोदी जी ने अमित शाह जी के संरक्षण में अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी जिस पर सीबीआई का केस हो, जो सम्राट चौधरी पर आज तक वो बरी नहीं हुआ है, जिस पर आरोप नहीं है, वो अभियुक्त है साथ हत्या का, वो शिल्पी गौतम हत्याकांड में सीबीआई का अभियुक्त है, वह व्यक्ति मोदी जी के साथ मंच शेयर कर रहा है। यह दुर्भाग्य बिहार के जनता के साथ में। वह जीवेश मिश्रा जो नकली दवाई बनाकर लोगों को मारने का काम करता है, वो बिहार का मंत्री का शपथ लेता है। बिहार वासियों का दुर्भाग्य है कि आने वाले समय में बिहार का विकास नहीं होगा, बिहार के लोगों के साथ अन्याय होगा। जब ऐसे लोग, तब यह स्पष्ट होता है कि मोदी जी अमित शाह जी के संरक्षण में बिहार की धरती पर और देश की धरती पर लोकतंत्र की बार बार हत्या किया जा रहा है और एक तानाशाह का उदय होने की जो प्रयास कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, राहुल गांधी उस व्यक्ति का नाम है जो डरता नहीं है, जो झुकता नहीं है। वो शहादत देने वाला परिवार का बेटा है और देश का नेतृत्व करता है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने वाला एक नौजवान नेता है, जो हम लोग का नेता है। उसके मार्गदर्शन में हम सब संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे, हम संघर्ष करेंगे और बिहार वासियों को, देशवासियों को बताएंगे हम। ठीक है, एक रिएक्शन सोनाली जी से ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। सोनाली जी, देखिए अब तो उम्मीदें नीतीश सरकार से ज़्यादा हो गई, लंबा बड़ा प्रचंड है, 202 सीटें एनडीए में। जो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि भाई 6 महीने के अंदर आप ये सुनिश्चित करिए कि 2 लाख रुपए आपको देना है, रोजगार की जो बात कर रहे हैं वो रोजगार को देना है। अगले 5 साल अब रोजगार के मुद्दे पर सड़कों पे संघर्ष होगा और नीतीश कुमार को बैकफुट पे लाने की कोशिश होगी प्रशांत किशोर की जनसुराज की। चलिए ठीक है, टेक्निकल दिक्कत आ गई है, हम उनसे और बातचीत करेंगे और चर्चा भी जारी रखेंगे। लेकिन चलिए, तो विकास की उम्मीद है और विकास को लेकर सरकार से ज़्यादा उम्मीद है, नीतीश कुमार से ज़्यादा उम्मीद है और माना जाता है कि अगर 10 साल 15 साल आप शासन में हैं तो एंटी इनकम्बेंसी आपको लेकर हो जाती है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर ऐसा अभी तक दिखा नहीं है। सोनाली जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जनसुराज से, पटना से। सोनाली जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके जो नेता हैं वो तो वाकई में रणनीतिकार भी हैं और कई राज्यों में सरकार भी बनवाई, बिहार में संभव नहीं हो सका, वो अलग चीज़ है। लेकिन माना जाता है कि जब इतना लंबा समय तक कोई सरकार रहे सत्ता में
और अस्वस्थ को लेकर भी खूब सवाल उठाए जाते हैं नीतीश कुमार को लेकर। इसके बावजूद अगर इतनी प्रचंड बहुमत के साथ वापस सत्ता में लौटी है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, सवाल भी उनसे होंगे, लेकिन आप लोग चूके कहाँ कि आप लोगों को समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए? देखिए, सबसे पहली बात कि प्रचंड बहुमत से आए या थोड़े मार्जिन से सरकार जीते, जिम्मेदारी उनकी हमेशा बनती, ठीक है। और जिन जिन मुद्दों पे आपने मैनिफेस्टो में अपनी बात कही है या फिर जिस मैनिफेस्टो पे बात आपने नहीं भी कही और अगर वो बिहार के मुद्दे हैं फिर भी आपको उस पे काम करना बनता है। और हमने ये कहा कि हो सकता है कि हमारी पार्टी नहीं है, लोगों का विश्वास उस ढंग से हम जीत नहीं पाए, या फिर हमारा संगठन थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए जमीन पे, ये सारी चूक रही होगी। क्योंकि हमने ये कहा कि जैसे बिहार में इस बार जंगल राज को नैरेटिव बनाया गया, जंगल राज की बात की गई, 20 सालों में क्या विकास किया गया, ये मुद्दा सरकार ने सामने नहीं रखा, इस पक्ष को सामने नहीं रखा। क्या पक्ष को सामने रखा कि बिहार में जंगल राज था। तो यहाँ पे एक नैरेटिव क्रिएट करना और उस नैरेटिव के बीच लोगों को चुनना है कि आप एक जंगल राज को चुनना चाहते हैं या फिर एक मौजूदा सरकार जो एटलीस्ट बहुत विकास नहीं कर रही है लेकिन एक बहुत ही निम्न गति से चल रही है, और उसमें एक नई पार्टी आती है, तो शायद उन्हें ये लगे हमारा वोट इस पार्टी को देने से कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे किसी दल को फायदा मिल जाए। तो मुझे ये लगता है कि हम ये असेसमेंट करते हैं कि दो पार्टियों के बीच जब हम थर्ड फ्रंट बन के खड़े हुए और हमने बहुत वोट अपनी तरफ खींचा, तो लोगों के बीच एक ये भ्रम तो जरूर बना कि शायद किसी एक दल को फायदा मिल सकता है और वो दल कहीं राजद ना हो जाए या फिर इंडिया गठबंधन ना हो जाए जहां जिससे जंगल राज की वापसी हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि 10,000 के साथ साथ ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा हो, क्योंकि हमारी पार्टी के तौर पे उम्र बहुत कम है। अगले 5 साल में हम एक मैच्योर पार्टी के तौर पे शायद पहचाने जाएं, जब जिस ढंग से हम जमीन पे काम करें तो शायद लोगों के पीछे हमारी विश्वसनीयता और बढ़ेगी। और रही बात जैसे पिछले प्रश्न में मैं जवाब देना चाह रही थी बट मैं दे नहीं पाई, मैं यही कहना चाहती थी कि आप जिस ढंग से परिवारवाद की बात कर रहे थे, परिवारवाद बिहार में या फिर बीजेपी कैसे इसका समर्थन करती है, इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे आंख के सामने बिल्कुल हैं। अमित शाह जी के बेटे, राजनाथ सिंह जी के बेटे, फिर आपके अन्य बड़े बड़े अरुण जेटली जी के बेटे या फिर सुषमा स्वराज जी की बेटियां को कैसे प्रमोट किया गया है, ये परिवारवाद का ही एग्जाम्पल है सबसे पहले। और दूसरी बात जो हम कहना चाह रहे थे यहाँ पे कि जब आप परिवारवाद तो एक बहुत छोटा सा मुद्दा है, जब आप क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को समर्थन देते हैं, उन्हें मंत्री बनाते हैं, तो आपकी नैतिकता कहाँ पे है ये आप जनता को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे हमने क्लियरली, तो अगर जानकारी के अभाव में या फिर जब ये मुद्दा ना बने उसके अभाव में अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं तो आपके पास एक ग्राउंड होता है कहने के लिए कि हम इस पे जांच करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उस बेस पे हमारा निर्णय होगा। लेकिन यहाँ पे साक्ष्य सामने रखे गए, खुल के बातें कही गई, हर एक जनता अब आपसे प्रश्न पूछती है, उसके बाद आप सब चीजों को इग्नोर करके आप उन लोगों को मंत्रिमंडल में लाते हैं, तो ये आप दिखाते हैं कि आप राजनीति सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, बिहार की जनता की राजनीति आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं। उन सारे व्यक्ति अपने फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं जिनसे आपने प्रोमिसेस किए, जिनसे आपने सपोर्ट लिया और जिसकी आपकी भागीदारी रही सरकार को बनाने में, चाहे जिस भी तरीके से। क्योंकि जब आप किसी भी मसल मैन का प्रयोग करते हैं इलेक्शन में, तो आपको या हमको पता होता है कि हम इलेक्शन में क्यों लाते हैं, वोटों को प्रभावित करने के लिए, और आप उन्हीं को फ्रंट में रख रहे हैं। तो आपकी मानसिकता सिर्फ यहाँ पे यही है कि आपको अपनी सत्ता बचानी है और उन लोगों को इन रिटर्न कुछ देना है क्योंकि आपने उनसे फेवर लिया। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उसके लिए शुक्रिया, आपको जुड़ने के लिए भी और अपना समय देने के लिए भी। लेकिन बड़ा सवाल है, पीएम मोदी पहली बार शपथ ग्रहण में मौजूदगी रही उनकी और तमाम कैबिनेट, तमाम कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। अब नीतीश की जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि उम्मीदें हजार हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे किए। अब उन वादों का क्या होगा ये अगले 5 सालों तक पूछा जाएगा। आप सभी जुड़े उसके लिए शुक्रिया आप सभी का।